मालविका जी आज बहुत प्रसन्न थी। आज उनके बेटे की शादी होने वाली थी। तभी उनकी सहेली ने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे मालविका, तुम यह बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि शुभ कार्यों में विधवा को सम्मिलित नहीं होना चाहिए? तुम जाओ, हम सारी रस्में मिलकर संभाल लेंगे। यह सुनकर मालविका जी स्तब्ध रह गई। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उनके बेटे की शादी में यह सब होगा। वह धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उनका बेटा चैतन्य बोल पड़ा, रुको माँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर सभी की ओर देखते हुए बोला, मेरी माँ अगर मेरे विवाह की रस्म में नहीं रहेगी तो मुझे उनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा? और कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, तो मेरी माँ के यहाँ रहने से कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। मुझे तो मेरी माँ मेरे साथ ही चाहिए, और अगर ये यहाँ नहीं रहेंगी तो मैं भी किसी रस्म में शामिल नहीं होना चाहता। बेटे की बात सुनकर मालविका जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। चैतन्य उनका हाथ थामकर वापस ले आया और सभी लोगों का मुंह बंद हो गया। मालविका जी हंसी खुशी विवाह की तैयारियों में सम्मिलित हो गई। उन्हें अपने बेटे की सोच पर गर्व हो रहा था। इसके साथ ही उन्हें एक सुकून महसूस हो रहा था कि उनकी परवरिश में कहीं कोई चूक नहीं हुई, क्योंकि चैतन्य हमेशा अपनी माँ की खुशियों के बारे में सोचता था। वैसे तो मालविका जी को भी कभी कभी डर लगता था कि कहीं शादी के बाद चैतन्य बदल तो नहीं जाएगा, लेकिन अब इस डर के कारण वो चैतन्य को जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रख सकती थी ना। इसलिए अच्छा रिश्ता मिलने पर उन्होंने उसकी शादी तय कर दी थी। मालविका जी ने बड़े अरमानों से अपने बेटे की शादी माधुरी से करवाई। हालांकि चैतन्य शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर था, इसलिए उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन वह घर चलाने लायक कमा लेता था। मालविका जी ने बड़ी मेहनत से अपने बेटे की परवरिश की थी, क्योंकि जब चैतन्य 10वीं कक्षा में था उसी समय मालविका जी के पति का देहांत हो गया। अकेले ही सिलाई का काम करके उन्होंने अपने बेटे की परवरिश की थी। कभी कभी उन्हें बहुत अफसोस होता था और वह सोचती थी कि अगर मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती या शुरुआत से ही कोई ढंग का काम करने की शुरुआत की होती तो आज मुझे इतनी मेहनत वाला काम न करना पड़ता। खैर, बुरा वक्त भी जैसे तैसे बीत ही गया। नौकरी लगते ही चैतन्य ने अपनी माँ से काम बंद करने के लिए कह दिया था। उस समय मालविका जी को लगा था कि उनका बेटा कितना लायक है। फिर उनके बेटे के लिए माधुरी का रिश्ता आया। माधुरी का परिवार भी आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं था और वह लोग दहेज वगैरह दे पाने में भी सक्षम नहीं थे, लेकिन मालविका जी ने भी उन लोगों से दहेज की कोई मांग नहीं की, क्योंकि वह समझती थी कि आजकल के समय में बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल काम होता है, और जिस तरह उन्होंने संघर्ष करके अपने बेटे की परवरिश की थी, उसी तरह माधुरी के माता पिता ने भी उसे संघर्षों से ही पाला होगा, क्योंकि वैसे भी गरीबी में बच्चों को पालना बहुत चुनौती भरा कार्य होता है। माधुरी देखने में भी खूबसूरत थी और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज थी। घर आते ही माधुरी ने अपनी सास को घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और सारा घर हंसी खुशी संभालने लगी। इसके साथ ही उसने शादी की पहली ही रात अपने पति से कह दिया था कि वह नौकरी भी करेगी। चैतन्य को भी इस बात से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह भी चाहता था कि पत्नी कमाए तो 4 पैसे ज्यादा घर में आए। वैसे भी आजकल महंगाई के समय में एक की कमाई से क्या होता है। माधुरी जॉब की तलाश में थी और जल्दी ही उसे एक प्राइवेट कंपनी में काम मिल भी गया। जब उसने यह बात अपनी सास को बताई तो मालविका जी चिढ़ गई और कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो बहू? अगर तुम बाहर जाकर नौकरी करोगी तो फिर घर कौन संभालेगा? इतने सालों के बाद तो मेरी जिंदगी में थोड़े आराम के पल आए हैं और तुम मुझसे वह पल भी छीन लेना चाहती हो। मैंने तो सोचा था कि तुम अब जल्दी से मुझे दादी बनने का सुख दे दोगी। तभी चैतन्य भी वहाँ पर आ गया और कहने लगा, माँ तुम ऐसा तो मत कहो, तुम आराम से रहना, हम एक बाई लगवा लेंगे, काम का कोई भी बोझ तुम पर नहीं पड़ेगा। मालविका जी गुस्से में बोली, बाई पर रुपए बर्बाद करने की क्या जरूरत है? और बहू के हाथों में जितनी सफाई है, क्या बाई इतनी साफ सफाई से काम करेगी? और वैसे भी घर की लक्ष्मी ही घर का काम करे तो अच्छा लगता है। औरतें सदियों से चूल्हा ही फूकती आई हैं, तो फिर मेरे घर की बहू कोई अनोखी है क्या, जो यह महारानी पर्स लटका कर नौकरी करने जाएगी और पीछे से सास रसोई में खपेगी? एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, औरतें केवल चूल्हा फूकने के लिए ही बनी होती हैं और तुम्हें भी अपनी रसोई खुद ही संभालनी होगी। बाई खाना तो नहीं बना देगी ना? अब काम करते हुए तुम्हें देर सवेर भी हो ही जाया करेगी। उस समय तो तुम यही उम्मीद करोगी ना कि खाना वगैरह मैं ही बनाकर रखूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर माधुरी रुआसी हो गई और उठकर वहां से चली गई। चैतन्य को माँ के इस बात से बहुत तेज गुस्सा आया। वो कहने लगा, माँ अगर औरतें केवल चूल्हा फूकने के लिए बनी हैं तो आप चूल्हा फूकती रहो, मेरी पत्नी को केवल रसोई में खपाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मालविका जी नाराज होते हुए बोली, ये तू क्या कह रहा है बेटा? सारी जिंदगी मैं ही तो रसोई का काम करती रही, अब तू क्या चाहता है बहू के आ जाने के बाद भी मैं ही यह काम करती रहूं? वैसे भी तुझे तो पता ही है कि कम उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी। मैं ना तो ठीक से पढ़ लिख पाई, ना ही अपने सपनों के बारे में कभी सोच पाई। उसके बाद तू मेरी गोद में आ गया और फिर मेरा सारा समय तुम्हारी परवरिश में ही गुजरने लगा। ऊपर से सास ससुर की बीमारी, घर की जिम्मेदारी,
अरे मुझे तो कभी ढंग से सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिली। क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं ही सारा काम करती रहूं? देखो यह सब मुझसे नहीं होने वाला है। यह सारी जिम्मेदारी अब बहू की है, समझे तुम? चैतन्य अपनी माँ के घुटनों के पास बैठ गया और उनकी हथेली को थामते हुए बोला, माँ आपने सब कुछ तो अपने आप ही कह दिया, मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मालविका जी उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब है तेरा? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? चैतन्य हौले से मुस्कुराया और कहने लगा, माँ जिस तरह कम उम्र में आपकी शादी हो जाने के कारण आपने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया, अपने सपनों के बारे में नहीं सोचा, वैसे ही आज आप भी तो माधुरी को उसके सपने पूरे करने से रोकना चाहती हैं। मेरे जन्म के बाद आप मेरी परवरिश में व्यस्त हो गई, उसी तरह आप अभी भी तो यही चाहती हैं कि माधुरी माँ बने और घर बैठकर बच्चे पाले। आपने अपनी जिंदगी जिस तरीके से गुजारी, उस जिंदगी से आपको कितनी शिकायतें हैं। उस जिंदगी में आपको अपने सपने पूरे करने का समय नहीं मिला, तो आज आप वही सब माधुरी से करने के लिए क्यों कह रही हैं? उल्टा आपको तो माधुरी को अपनी जिंदगी से कोई अच्छी सीख देनी चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी में कोई पछतावा ना हो, लेकिन आप तो उसे भी अपने जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर वही जिंदगी अपनी बहू को क्यों देना चाहती हैं आप? मालविका जी सकपका गई और उन्हें तुरंत ही कोई जवाब नहीं सूझा। इस पर चैतन्य ने बात की डोर को पकड़ते हुए कहा, देखो माँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम दिल की बुरी नहीं हो, लेकिन वो क्या है ना कि वर्षों से चली आ रही डगर ही तुम्हें सीधी और सरल दिखाई देती है। कोई भी लीक से हटकर कार्य करना ही नहीं चाहता है। सबको यही डर लगता है कि अगर हम सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ देंगे तो पता नहीं उसका परिणाम क्या निकलेगा। लेकिन जिंदगी में कुछ बदलाव बहुत जरूरी होते हैं, वरना इंसान जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। अब तुम ही देखो, अगर हम इस मोबाइल के जमाने में पत्र लिखने बैठ जाए तो क्या यह सही होगा? मान लो कि कोई बहुत बीमार है तो फोन पर उसके रिश्तेदारों को सूचित करना सही होगा या फिर पत्र लिखना? जब इंसान अपनी सुविधा के लिए नए बदलाव को स्वीकार कर सकता है तो दूसरों की खुशियों के लिए भी कुछ बदलावों को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कि इस उम्र में तुम्हें कुछ काम करना पड़े। पहले तो मेरी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब जब माधवी भी नौकरी करेगी तब घर में रुपए भी तो ज्यादा आएंगे ना। हमारे भविष्य के लिए अच्छी खासी बचत हो जाएगी और फिर बाई की पगार भी देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम दोनों मिलकर घर को मैनेज कर लेंगे। माँ तुम बस घर पर पहले की तरह आराम से रहो, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर घर के कामों की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। वह तो बस मैंने गुस्से में ऐसे ही कह दिया था कि तुम चूल्हा फूकती रहो, लेकिन हम लोगों के होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? बस तुम माधुरी से नाराज मत होना, क्योंकि वह नौकरी करके कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर रही है, बल्कि वह अगर इतनी मेहनत करना चाहती है तो इससे हमारे भविष्य के लिए बचत हो जाएगी। और माँ बच्चे तो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन पहले हमें आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत बनना है, घर को थोड़ा बड़ा बनवाना है, क्योंकि आगे चलकर परिवार बढ़ेगा तो घर भी बढ़िया होना चाहिए ना। चैतन्य ने प्यार से अपनी माँ को बिठाकर समझाया तो मालविका जी को भी उसकी बातें समझ में आ गई। वह सोच में डूब गई कि मैं सास बनते ही एक बहू के मनोभावों और तकलीफों को कैसे भूल गई। मुझ पर भी जब मेरी सास रोक टोक लगाती थी, मुझे आगे बढ़ने से रोकती थी, तब मुझे भी तो ऐसे ही तकलीफ होती थी। उस समय कितना मन था मेरा कि मैं कढ़ाई बुनाई सीखने के लिए जाऊं, लेकिन मेरी सास ने जिम्मेदारियों का हवाला देकर कभी भी मुझे अपना शौक पूरा नहीं करने दिया। काश उस समय मेरे पति ने भी ऐसे ही मेरा साथ दिया होता। उन्हें विचारों में खोए हुए देखकर चैतन्य बोल पड़ा, माँ क्या हुआ? अब तुम क्या सोच रही हो? मालविका जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, जाओ बहू से कह दो कि अब मैं उससे नाराज नहीं हूँ। तभी उन्होंने सामने नजर उठाकर देखा तो माधुरी मुस्कुराते हुए चाय नाश्ते की ट्रे लेकर उनके कमरे में पहुंची और कहने लगी, सच में माँ आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मुझे तो लगा कि आपका गुस्सा शांत करने के लिए आपको गोभी के पकौड़े बनाकर खिलाने होंगे, इसलिए मैं तो तुरंत ही रसोई में पकौड़े तलने के लिए चली गई थी। गर्मा गर्म पकौड़े देखते ही मालविका जी खुश हो उठी और कहने लगी, बहू मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया, लेकिन अगर तुम लोग घर गृहस्थी और नौकरी के बीच सामंजस्य बिठाकर चल सकते हो तो मुझे भी तुम्हारी नौकरी से अब कोई दिक्कत नहीं है। यह बात सुनकर माधुरी ने राहत की सांस ली, वरना उसे तो लग रहा था कि सास बहू के रिश्ते में कहीं कड़वाहट उत्पन्न न होने लगे। चैतन्य भी मुस्कुरा उठा। आखिर उसकी माँ को उसकी बात समझ में